कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सुमित्रा जी उसे अपनी गहरी निगाहों से देख रही थीं। उनके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस थे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी डायलॉग बाजी का तुम पर कोई असर ना हुआ हो। जाल में तो तुम मेरे फंस चुकी हो, बस आखिरी दम तोड़ना बाकी है और बहुत जल्दी तुम वो भी तोड़ दोगी। ये बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उस प्लेट की तरफ देखा जो उनके सेल के दरवाजे पर रखी हुई थी। उन्होंने वो प्लेट उठाई और उसे लेकर अंदर की तरफ आ गई। अब वो आराम से बैठी हुई अपना खाना खा रही थी। दाल में दाल से ज़्यादा पानी था और सब्जियों में तेल और मसाले के नाम पर कुछ भी नहीं था, पर उनकी आंखों में इस वक्त बहुत कुछ था, एक साजिश और सातिर एक्सप्रेशंस। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन। स्नेहा अंगद के लिए टिफिन तैयार करके ऑफिस में पहुंची। वो अंदर की तरफ आई। अंगद जो इस वक्त मीटिंग हॉल में था, उसे दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि स्नेहा ऑफिस आ सकती है, क्योंकि उसने स्नेहा को मना किया हुआ था कि वो अब इन दिनों में कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, बिना अंगद के तो बिल्कुल भी नहीं। फिर बेशक से कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो शख्स जो सुमित्रा जी का साथ दे रहा था, अंगद उसकी गलतियों का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई गलती कर ही नहीं रहा था और वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था जिसे अंगद यूं ही फंसा दे। उसे फंसाने के लिए अंगद के पास प्रूफ होना ज़रूरी था। अंगद उसके बिजनेस पर तो अटैक कर रहा था और पहले से वो आदमी थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था, लेकिन उसे ख़त्म करना कोई चुटकी बजाने जितना आसान काम नहीं था और अंगद फ़िलहाल अपनी लाइफ में बहुत बिजी चल रहा था। एक तरफ उसका रियल इस्टेट का बिजनेस जो उसने तब स्टार्ट किया था जब वो मित्तल मेंशन छोड़कर गया था, और दूसरी तरफ मित्तल इंडस्ट्रीज को संभालना और साथ ही साथ स्नेहा की प्रेगनेंसी। उसके पास जरा सा भी टाइम नहीं था कि वो इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान दे। अंगद फिलहाल अपनी मीटिंग में पूरी तरह से बिजी था। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और आशुतोष अंदर की तरफ आया। अंगद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आशुतोष अब हल्का सा उसके कंधे के पास झुका और उसने जैसे ही अंगद को स्नेहा के बारे में बताया, अंगद की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू लीव। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ आ गया। उसके जाने के बाद वहाँ बैठे सभी उसके बिजनेस पार्टनर हैरान थे, क्योंकि अंगद ऐसे अपनी मीटिंग छोड़कर कभी नहीं जाता था। वो अब सदा अपने केबिन में आया। जैसे ही उसने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने स्नेहा पर गई जो सोफे पर बैठ चुकी थी और अंगद के लिए खाना भी लगाने लगी थी। अंगद को जैसे ही मेथी के पराठों की खुशबू आई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। स्नेहा बिना अंगद की तरफ देखे बोली, आपको पता है अंगद जी, आज सुबह से ही ना मेरा मेथी के पराठे खाने का मन कर रहा था। कुछ वक्त तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ही कहूँ। आज तक मैंने कभी हमारे घर में मेथी के पराठे बनते देखे ही नहीं और मैंने खुद भी कभी नहीं खाए थे, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सासू माँ को बोल दिया और देखा उन्होंने मेरे लिए तुरंत मेथी के पराठे बनवा भी दिए और साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको भी बहुत पसंद है, तो आइए ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ये मेथी के पराठे खाएंगे। उसकी बातें सुनते हुए अंगद की आंखों के सामने बस तनुश्री का चेहरा घूम रहा था। कभी वो भी उसके लिए मेथी के पराठे लेकर ऑफिस में आई थी और उस वक्त वो भी प्रेग्नेंट थी। अचानक से ही अंगद का दिल दहलने लगा। जो तनुश्री के साथ हुआ वो कहीं स्नेहा के साथ, ऐसा सोचते ही उसकी रूह कांप गई थी। वो जल्दी से बोला, मुझे मुझे नहीं खाने ये मेथी के पराठे और ना ही तुम खाओगी, तुम इन्हें बंद करो। ये बोलते हुए वो स्नेहा के बिल्कुल करीब आया और खुद से वो टिफ़िन बंद करने लगा। स्नेहा ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप 2 मिनट इधर बैठेंगे क्या अंगद जी? ये बोलते हुए उसने अपने बगल की तरफ इशारा किया, तो अंगद ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। स्नेहा ने अब उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और बोली, एक इंसान था, सड़क पर चल रहा था, चलते चलते अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिर गया। उसके घुटने पर थोड़ी सी चोट लगी। पर ये बताइए अंगद जी, अब उस इंसान को क्या करना चाहिए? पूरी जिंदगी अपने घुटने की उस छोटी सी चोट को लेकर बैठे रहना चाहिए या फिर उसे दोबारा चलना चाहिए?
अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसे वो जी रहा था या जीना चाहता था। कहीं वो सड़क पर चलता चलता दोबारा गिर न जाए, इस डर से उसे अपनी ज़िंदगी छोड़ देनी चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए अंगद की आंखें लाल हो रही थी। वो तकलीफ भरी आवाज़ में बोला, घुटने की एक छोटी सी चीज़ में और किसी इंसान को खो देने में बहुत फ़र्क होता है स्नेहा, और ख़ासकर वो इंसान जिसे आपने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया हो। स्नेहा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, आभा भाभी को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वो जल्दी से कंसीव कर लें और उन्हें एक हेल्दी बेबी हो जाए? उसकी बात पर अंगद उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। स्नेहा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जब किसी जान को इस दुनिया में लाना हमारे हाथ में नहीं है अंगद जी, तो किसी को इस दुनिया से जाना कैसे हमारे हाथ में हो सकता है? तनुश्री की किस्मत में जितनी सांसें लिखी थी उसने अपनी सांसों को अच्छे से जिया और वो इस दुनिया से चली गई। पर आप ये भी तो देखिए ना कि उसकी उन कीमती सांसों का एक हिस्सा आपके हिस्से भी आया। अगर वो कभी आपको मिलती ही नहीं, उसकी आपसे शादी हुई ही नहीं होती, तो ये दुनिया ऐसी ही है अंगद जी। यहाँ पर जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता। आज हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के बिल्कुल करीब। कल को उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस दी थी। स्नेहा ने अपनी बात वहीं पर बंद कर दी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बेहद तड़प कर बोला, मैं मर जाऊंगा स्नेहा, मैं इस बार सच में मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा बस उसकी तरफ देखती रह गई। कुछ दिनों बाद स्नेहा हाल में सोफे पर बैठी थी और उसके सामने एक डिज़ाइनर खड़ा था जिसे अंगद ने ही भेजा था। आभा ने एक डिज़ाइनर पीस उठाया और उसे स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है स्नेहा, तुम्हें अपनी गोद भराई की रस्म पर यही वाला आउटफिट पहनना चाहिए। इससे तुम्हारा बेबी बम भी नहीं दिखेगा और तुम कंफर्टेबल भी रहोगे। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने भी उस डिज़ाइनर पीस की तरफ देखा जो कि एक शरारा पीस था, लेकिन उसके ऊपर ओपन जैकेट थी। उसका ब्लाउज थोड़ा छोटा था पर जैकेट की वजह से स्नेहा का पेट पूरी तरह से छिप जाने वाला था और उस पर वर्क भी बहुत अच्छा था, लाइट सा लेकिन क्लासी था। उसे देखते हुए स्नेहा मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाभी, मैं गोद भराई की रस्म में यही वाला आउटफिट पहनूंगी, आप इसे फाइनल करवा दीजिए। आभा मुस्कुराई और उसने उस डिज़ाइनर की तरफ देखते हुए उसे स्नेहा का मेजरमेंट दिया जो उसके पास ऑलरेडी था, और अब ज्वेलरी की बारी आ गई थी। शारदा जी ज्वेलरी की तरफ देखते हुए बोली, मैं चाहती थी कि तुम कल गोद भराई की रस्म में मित्तल फैमिली की पुश्तैनी ज्वेलरी पहनो। मैंने उसे थोड़ा सा कस्टमाइज करवा दिया है, लेकिन अगर तुम इनमें से कुछ पहनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है स्नेहा। उनकी बात पर स्नेहा जल्दी से बोली, अरे नहीं सासू माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं मित्तल फैमिली के खानदानी गहने पहनूं तो मैं वही पहनूंगी, आप ये सब रहने दीजिए। आभा जल्दी से बोली, लेकिन अंगद इस बात के लिए नहीं मानेगा। उसने डिज़ाइनर को भेजा है तो शायद वो चाहता है कि तुम इनमें से ही कोई डिज़ाइनर पीस पहनो। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके भाभी, मैं उन्हें मना लूँगी। अगर वो ऐसा चाहते भी होंगी तो मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। उसकी बात पर आभा और शारदा जी दोनों हंसने लगी थी। एक वक्त था जब स्नेहा अंगद से डरती थी और आज वो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि वो खुद अंगद को संभाल लेगी। उनकी हंसी देखकर स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। आभा अब शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, आपने ब्यास मेंशन में कॉल तो कर दिया था ना बड़ी माँ? नियत से मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए। कल वो स्नेहा की गोद भराई की रस्म में आएगी ना? शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, मैंने अनुपमा जी को कॉल किया था। वो कह रही थी कि कल वो पूरा परिवार ही स्नेहा की गोद भराई की रस्म में ज़रूर शामिल होंगे। स्नेहा भी मुस्कुरा रही थी। कल के दिन के लिए वो कब से इंतज़ार कर रही थी और फाइनली अब कल उसकी गोद भराई की रस्म होने वाली थी। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में रचना सुमित्रा जी के सेल के बाहर आकर खड़ी हुई। सुमित्रा जी दीवार से लगकर बैठी थी और यूं ही सेलिंग की तरफ देख रही थी। उन्हें अब जेल में आए हुए महीनों हो गए थे तो उनके लिए यहाँ पर टाइम पास करना इतना भी मुश्किल नहीं था, और वैसे भी दिन में तो वो सारा दिन काम करती रहती थी। जेल में उन्हें मुफ्त को रोटियां नहीं मिलती थी। सुबह और शाम को उन्हें काम करना होता था और दिन में कुछ देर के लिए आराम करने का टाइम मिल जाता था।
और रात को सोने का टाइम और जो पैसे वो वहाँ पर काम करके कमाती थी वो वहीं पर खर्च कर देती थी। जैसे ही रचना उनके सेल के बाहर आकर खड़ी हुई, सुमित्रा जी ने हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। रचना ने अब उनके सेल को खोला और अंदर की तरफ आते हुए बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जैसे ही सुमित्रा जी ने उसकी बात सुनी वो तुरंत अपनी जगह से उठी और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अचानक से तुम्हें मेरी हेल्प करने का ख्याल कैसे आया? कहीं इसमें अंगद की तो कोई साजिश नहीं है? वो दूसरों को अपने जाल में फंसाने का काम बहुत अच्छी तरह से करता है। कहीं एक बार फिर से वो मुझे अपने किसी जाल में तो नहीं फंसा रहा? रचना एक गहरी सांस लेकर बोली, इट्स ओके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करनी थी लेकिन अब मैं जा रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी सड़ती रहो। एक तो मदद करो और ऊपर से लोगों की बकवासें सुनो। सुमित्रा जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे तुम तो गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा मत करो, मैं तो बस यूं ही सवाल पूछ रही थी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अब तो तुम्हारी प्रेगनेंसी को लगभग से 1 महीना बीत गया है ना, तो बताओ कैसा रहा ये 1 महीना? रचना ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, इस 1 महीने में मैंने जाना कि एक माँ सच में पूरी दुनिया से बढ़कर अपने बच्चों से प्यार करती है, और वो भी तब से जब से वो बच्चा उसकी कोख में आता है। इसलिए तो मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ पा रही हूँ। तुमने जो किया अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें ही तुम्हारे जाल में फंसा दिया। बट इट्स ओके, अब तुम उनसे अपना बदला ले सकती हो और अपने बच्चे को सिक्योर कर सकती हो। मैं तुम्हें इस जेल से भागने में मदद करूँगी। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उनके मुंह भी हैरत से खुल चुका था। रचना एक बार फिर से बोली, आज रात का इंतज़ार करो। आज रात जब मैं अपना काम खत्म करके बाहर जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। सुमित्रा जी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन कैसे? ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी और ये जेल वाले लोग जाने देंगे तो तुम करोगी क्या? रचना ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब तुम आराम से बैठो, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और सुमित्रा जी बस उसे जाते देखती रह गई। पर अब वो शैतानों की तरह हंस रही थी। अब वो इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब वो जेल से बाहर जाएं और अंगद और स्नेहा की खुशियों को बर्बाद करें। वो खुद से ही बोली, अभी तक डिलीवरी तो नहीं हुई होगी तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। तुम्हारा ये 8-9 महीने का जो इंतज़ार था अब वो बहुत जल्दी पूरा होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा बाहर गार्डन में घूम रही थी। शाम को वो काफ़ी टाइम इधर उधर टहलती थी। वैसे भी अपने बेबी बम्प के साथ लगातार बैठे रहना भी उससे नहीं होता था। उसका बेबी बम्प काफ़ी बढ़ चुका था। वो अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका था। उसे 9th मंथ लगने वाला था। बस 2 दिन रह गए थे। आभा गार्डन में आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है स्नेहा, चलो अंदर चलो। स्नेहा थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं भाभी, मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा। अभी अंगद जी के आने में लगभग से आधा घंटा है, मैं थोड़ी देर और टहलना चाहती हूँ। उसकी बात पर आभा ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अंदर चली गई। स्नेहा उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन तभी 2 मिनट बाद ही आभा एक बार फिर से बाहर की तरफ आई और इस बार उसने अपने हाथों में शॉल पकड़ी हुई थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। आभा उसके कंधे पर वो शाल डालते हुए बोली, इसे पहन लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। तुम्हें तो अपना ख्याल है नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो स्नेहा। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो? उसकी बात सुनते हुए स्नेहा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो अपने होने वाले बेबी को आभा को दे दे। वैसे भी बेशक से बेबी आभा के पास रहे, वो बेबी उसके पास भी तो आया ही करेगा। वो उसे प्यार भी कर पाएगी, लेकिन चाची बनकर। ऐसे में क्या ही हर्ज है? कम से कम आभा को तो उसकी खुशियाँ मिलेंगी। अंगद और वो तो दोबारा भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। वो कभी भी कंसीव कर सकती है। आभा कब वहाँ से चली गई उसे पता ही नहीं चला। स्नेहा यूं ही अपने ख्यालों में खोई रही और अब वो अंगद की गाड़ी का हॉर्न सुनकर होश में आई। उसने सामने की तरफ देखा जहां अंगद अपनी गाड़ी से उतर रहा था और गाड़ी से उतरने के बाद अंगद ने अपना जैकेट वहीं खड़े सर्वेंट को दिया और फिर खुद स्नेहा के पास आया। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली,
कैसा था आपका आज का दिन? अंगद उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके माथे को चूमकर बोला, अच्छा था। स्नेहा जल्दी से बोली, ये जो आप ऑफिस से आने के बाद मेरे फोरहेड पर किस करते हैं, ये आप मुझे करते हैं या फिर अपनी लिटिल प्रिंसेस को करते हैं? स्नेहा की बात पर अंगद तुरंत बोला, अगर लिटिल प्रिंसेस को करता तो फोरहेड पर नहीं करता, फिर मैं वो किस तुम्हारे टमी पर करता। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी टमी पर किस करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो नीचे की तरफ झुकने लगा तो स्नेहा जल्दी से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? रुक जाइए ना, हम लोग बाहर गार्डन में हैं, ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगी थी। अंगद उसे डरते हुए देख हंसा और बोला, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो अंदर चलें। उसकी बात पर स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि कल मेरी गोद भराई की रस्म है तो आप मुझे क्या देने वाले हैं? आपकी तरफ से मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? अंगद चौंकते हुए बोला, पर मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? मैंने तुम्हें ये बेबी दिया है जिसकी वजह से तुम ये गोद भराई की रस्म कर पा रही हो। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या ही दूं? स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, ये कोई बात होती है क्या अंगद जी? आपको मुझे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। आपने मुझे ये बेबी दिया लेकिन इसे रख तो मैं अपने टमी में रही हूँ ना, तो आपको इसके लिए तो मुझे गिफ्ट देना ही चाहिए। अंगद अब थोड़ी शांत आवाज़ में बोला, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है तो? उसकी बात पर स्नेहा कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। अंगद उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। स्नेहा का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, किसने कहा कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है? आपके पास मुझे देने के लिए एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे बेइंतहा चाहती हूँ, और आप मुझे वो बेइंतहा दे भी सकते हैं। अंगद के होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट अपनी जगह बना रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि स्नेहा किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। पर फिर भी वो अनजान बनते हुए बोला, अच्छा ऐसी भी क्या चीज़ है वो? स्नेहा ने अब उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, आपका प्यार, आपकी केयर। अंगद थोड़ा परेशान होते हुए बोला, लेकिन ये प्यार तो अब खत्म हो रहा है स्नेहा, मैं कब तुम्हें प्यार देता रहूँगा? एक इंसान के पास हर एक चीज़ लिमिटेड होती है, और अब तक मैंने तुम्हें इतना प्यार दे दिया है कि अब मेरे अंदर का प्यार थोड़ा कम हो गया है, तो मुझे नहीं पता मैं ये प्यार तुम्हें और ज़्यादा दे पाऊँगा या नहीं। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना अंगद जी? अंगद तुरंत बोला, अब इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? अब तुम ही बताओ, अगर तुम हर एक इंसान को प्यार दोगी जैसे संगम को देती हो, अपनी सासू माँ को देती हो, आभा भाभी को देती हो, ध्रुव भाई से भी अच्छे से बात करती हो, वहाँ तुम्हारे मायके में तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हो, अपने डैड से करती हो, भाई भाभी से करती हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर का प्यार कम तो होगा ना? और जब मेरी बारी आएगी आखिर में तो तुम मुझे कम ही प्यार दोगी। उसकी बात पर स्नेहा जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अंगद जी जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ माना, मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो आपको कम प्यार दूंगी। आपको तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार देती हूँ अंगद जी, आपको पता है, और किसी से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क मुझे आपसे पड़ता है। सबकी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आपको एक हल्की सी खरोंच आ जाए तो मेरी जान निकलती है। आपके माथे पर तो मैं छोटी सी सिकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके नाम की तो धड़कनें चलती हैं मेरे सीने में, और आप कहते हैं कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ। अंगद ने अब शरारती अंदाज में कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे बाहों में आते ही सो जाती हो, एक किस तक नहीं करती हो मुझे, ना ही प्यार करती हो। ये सुनकर स्नेहा कुछ पल उसे देखती रह गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अंगद हंस पड़ा और स्नेहा मुँह बनाकर बोली, मुझे पता था आप मुझे परेशान कर रहे हैं, जाइए, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना ही गिफ्ट चाहिए ना ही कुछ और। कहकर वो अंदर चली गई। अंगद उसे जाते हुए देख मुस्कुराया। शादी के वक्त जो स्नेहा 45 kg की थी, एकदम दुबली पतली, अब गोल मटोल होकर 70-75 की लगने लगी थी, चलते वक्त फुटबॉल जैसी। लेकिन ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि स्नेहा नाराज है, तो वो भी पीछे पीछे आ गया। स्नेहा कमरे में आकर कपड़े बदलने लगी, और अब स्नेहा ने भी कॉटन की फुल लेंथ मैक्सी ड्रेस पहन ली।
स्नेहा अंगद को देखकर मुंह बना रही थी। अंगद उसे देखकर बोला, जैसे मैंने बाहर तुम्हारे मज़े लिए अब तुम मेरे ले रही हो। स्नेहा बोली, मैं तो बस सोने की तैयारी कर रही हूँ, और बिस्तर पर आ गई। अंगद भी बगल में लेटते हुए बोला, कल तुम्हारी गोद भराई है ना? स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वही रस्म जिसमें आप मुझे कुछ नहीं देने वाले। अंगद बोला, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अंगद उसकी गर्दन के पास झुककर बोला, स्नेहू। उसकी गर्म सांसों से स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर प्यार से पूछा, गिफ्ट चाहिए या नहीं? स्नेहा बोली, नहीं चाहिए। अब अंगद ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और स्नेहा उसके सीने में समाई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा ऊपर करके अंगद के चेहरे के पास लेटते हुए पूछा, क्या सच में मेरा प्यार कम लगता है आपको? अंगद बोला, पागल हो क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो सिर्फ तुमसे। और ये बोलकर अंगद ने स्नेहा के माथे पर अपने होठ रख दिए। स्नेहा मुस्कुराई, फिर बोली, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो गिफ्ट नहीं दे रहे। अंगद खामोश रहा, और उसकी यही खामोशी स्नेहा को और बेचैन कर रही थी, क्योंकि उसने हमेशा उसे सब कुछ दिया था। बस गोद भराई का गिफ्ट ही उसकी आंखों में अटका हुआ था। सुबह के लगभग से 8 बजे रूम का दरवाज़ा खुला और अंगद अंदर की तरफ आया। वो जिम एरिया में था और वापस अपने रूम में लौटा था। उसे लगा था कि अब तक स्नेहा उठ गई होगी, लेकिन स्नेहा अभी भी बिस्तर पर आराम से सो रही थी। अंगद ने अब अपनी टी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और फिर स्नेहा के पास आ गया। जैसे ही वो ब्लैंकेट में स्नेहा के करीब हुआ, स्नेहा नींद में खसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना अंगद जी, मुझे बहुत नींद आई है। अंगद उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम कल मुझसे गिफ्ट मांग रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं तुम्हें गिफ्ट। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी और स्नेहा अब तुरंत अपनी आंखें खोल दी थी। बड़ी बड़ी आंखों के साथ अब वो अंगद की तरफ देख रही थी। अब तक वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। अंगद उसका यूं तुरंत एक्शन देखकर हैरान रह गया। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ है मेरा गिफ्ट? अंगद हंसा और बोला, आई एम सो सॉरी जान, मुझे लगा तुम उठोगी नहीं, इसलिए मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था। मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया हूँ। और तुम ही बताओ ना, मुझे सुबह सुबह कहाँ तुम्हारे लिए कुछ मिलेगा? उसकी बात पर स्नेहा ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, आपको पता भी है मैं कितनी खुश हो गई थी, पर नहीं, आपको तो बस मेरे मज़े लेने होते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई, जो अब इस बात को बता रही थी कि वो अंगद से गिफ्ट पाने के लिए कितनी तड़प रही है। उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशियाँ झूठी नहीं है। वो सच में अंगद से गिफ्ट चाहती है। और ऐसा नहीं था कि अंगद ने उसे कभी कुछ दिया नहीं था। वो बस कुछ स्पेशल चाहती थी, जो प्रॉपर्टी पैसे से जुड़ा ना हो। कुछ ऐसा जो अंगद उसे दे तो उसकी रूह को सुकून मिले। लेकिन फिलहाल तो वो अंगद को घूर कर देख रही थी और अंगद एकदम शांत हो चुका था। वो स्नेहा को और नाराज नहीं करना चाहता था। इधर उधर के जवाब देकर तो वो पक्का और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती। स्नेहा अब बिस्तर से उठी और बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज के बाद मैं आपसे कोई बात करूंगी ही नहीं। मैं ही पागल हूँ जो आपसे गिफ्ट मांग रही हूँ। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है मुझे, जैसे आपसे गिफ्ट मांगते हुए। भला कोई गिफ्ट भी मांगता है क्या? लेकिन नहीं, मैंने तो अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया है। ये बोलते हुए वो वॉशरूम में चली गई और अंगद हैरान हो रहा था, क्योंकि स्नेहा ऐसे तो कभी बोलती ही नहीं थी। अब अंगद ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, ये क्या ही कर दिया मैंने? अब मैं अपनी नाराज़ बीबी को कैसे ही मनाऊं, कैसे बताऊं उसे कि उसके लिए गिफ्ट सोच रखा है मैंने। लेकिन उस गिफ्ट के लिए परफेक्ट टाइमिंग तो आने दो, तभी तो उस गिफ्ट का मज़ा आएगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों अपने रूम से बाहर निकले, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि स्नेहा अलग चल रही थी और अंगद उसके पीछे पीछे चल रहा था। पर स्नेहा मटकते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी तो अंगद थोड़ा धीरे हो रहा था, ताकि तेजी से चलते चलते कहीं स्नेहा खुद ना गिर जाए। वैसे भी उसके पैर की प्रॉब्लम अभी कहाँ ही सॉल्व हुई थी। अंगद और स्नेहा को अलग अलग आते हुए देख सब लोग हैरान हो रहे थे। स्नेहा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। शारदा जी ने गुड मॉर्निंग कहा और अब स्नेहा ने बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग कह दिया। आभा स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंगद से नाराज हो क्या स्नेहा?
उसकी बात पर स्नेहा ने एक नज़र अंगद को देखा जो वहीं उसकी बगल में खड़ा था और अब वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैं नाराज़ होने वाली कौन होती हूँ? नाराज़ तो वो लोग होते हैं जो थोड़े खास हों, तभी तो उन्हें गिफ्ट भी दिया जाता है। लेकिन ना तो मैं खास हूँ और ना ही किसी को मेरी वैल्यू है, तो मैं कहाँ ही नाराज़ हो सकती हूँ। उसकी बात पर अब तो सबको क्लियर हो गया था कि वो अंगद से नाराज़ है। अंगद उसकी बगल में बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी नाराज़गी अब तुम खाने पर मत उतारना। आज शाम को तुम्हारी गोद भराई की रस्म है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गोद भराई की रस्म में कोई प्रॉब्लम आए। और मैंने कुछ ब्यूटिशियन को बुलाया है, वो तुम्हें पूरा स्किन केयर देंगे, उसके बाद ही तुम्हारा मेकअप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा आभा की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उन्हें कह दीजिए भाभी कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे उनकी कोई सर्विसेज चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मुझे और सुंदर नहीं बनना। उसकी बात पर आभा भी जल्दी से बोली, आज तो मामला बहुत गर्म है। अंगद को अब स्नेहा पर हंसी आ रही थी। वो ब्रेकफास्ट करते हुए ही बोला, मैंने उन्हें पूरे 10 लाख दिए हैं, अगर किसी को वो सर्विस नहीं लेनी तो इट्स ओके, मैं समझ लूँगा कि मेरे वो पैसे वेस्ट हो गए। मुझे पसंद तो नहीं कि मेरा एक भी रुपया बर्बाद हो, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पर पत्थर रखकर मैं अपना ये नुकसान झेल लूँगा। उसकी बातों पर स्नेहा ने और भी ज़्यादा मुंह बनाया। अब वो ठहरी एकदम सिंपल, समझदार और सुशील सी लड़की। कहाँ ही वो अपने पति के 10 लाख रुपए बर्बाद करवा सकती थी। और उसे तो हैरानी इस बात की हो रही थी कि इन सब चीज़ों में भी 10 लाख लगते हैं क्या। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि जब जब भी वो कोई सैलून सर्विस लेती तो इतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बस आज अंगद ने कीमत बता दी थी, जबकि पहले कभी इन सब चीज़ों का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो अंगद अब ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसे इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो बस 2-3 घंटे के लिए ही ऑफिस जा रहा था, जबकि गोद भराई की रस्म शुरू होने से पहले वो वापस आ जाने वाला था। लेकिन वो ऑफिस नहीं जा रहा था, बल्कि उसे कोई और भी काम था, पर वो ये काम स्नेहा को बता नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ घर में अब गोद भराई की रस्म की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बाहर गार्डन एरिया में डेकोरेशन की जा रही थी। वहां पर एक खूबसूरत सा झूला लगाया जा रहा था जिस पर स्नेहा बैठने वाली थी। स्नेहा के हाथों पर थोड़ी ही देर में मेहंदी भी लगने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसे वो ब्यूटी सर्विसेज लेनी थी जिसके लिए 4 लड़कियां वहां पर आ चुकी थीं और उनके पास बहुत सा सामान भी था। वो सिर्फ स्नेहा को नहीं बल्कि आभा को भी वो सर्विसेज देने वाली थी। शारदा जी उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम बताओ स्नेहा, तुम्हें क्या करना है? ये सर्विसेज लेनी है या नहीं, या फिर मैं वापस भेज दूँ? स्नेहा तुरंत बोली, क्यों? अंगद जी ने तो कहा था कि इन्होंने इनको 10 लाख रुपए दिए हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि मेरे पति के मेहनत से कमाए हुए पैसे यूं बर्बाद हो जाएं? उसकी बात पर शारदा जी हैरानी से बोली, मैंने कब कहा? ये तो तुम हो जो इन सर्विसेज को लेने से मना कर रही थी। स्नेहा, तुम सच में अब काफ़ी तेज होती जा रही हो। स्नेहा झट से बोली, वो तो मैं उनसे नाराज़ थी तो इसलिए बोल रही थी, मैं उनके पैसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगी। आपको जो भी सर्विसेज देनी है आप मुझे और आभा भाभी को दे दीजिए। ये बोलते हुए वो उन लड़कियों की तरफ देखने लगी। आभा और शारदा जी खिलखिलाकर हंसने लगी थी और उन्हें हंसते हुए देख स्नेहा का चेहरा और भी लाल हो रहा था। वो लड़कियां अब स्नेहा के साथ वहां बने हुए एक्स्ट्रा रूम में आ गईं और उन्होंने अपना सारा सेटअप लगा दिया। पहले स्नेहा को सारी ब्यूटी सर्विसेज दी गई जिसमें मैनीक्योर, पेडिक्योर और इनके अलावा बहुत सी सर्विसेज थी जिसमें स्नेहा को पूरे 3 घंटे लग गए और अब दोपहर के लगभग से 12 बज गए थे। शारदा जी वहां पर आकर उसे जूस और फ्रूट्स खिला गई थी। आभा स्नेहा की तरफ देख रही थी जो कभी अपने पेट पर हाथ रख रही थी तो कभी अपनी कमर पर। उसे यूं किसी मटके की तरह घूमते हुए देख उसे हंसी आ रही थी। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, हंस लीजिए भाभी, जब आपका वक्त आएगा ना तब मैं भी बहुत हंसूंगी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। आभा उसके चुप होने पर हंसी और बोली, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? आएगा स्नेहा, ये वक्त भी ज़रूर आएगा, और अगर नहीं भी आया तो इट्स ओके, तुम हो ना, तुम क्या मेरे बच्चों से कम हो? मैं तो सोच रही हूँ कि संगम को संभालना फिर भी आसान है, लेकिन तुम्हें संभालना, बाप रे बाप। तुम तो अंगद के पसीने छुड़ा देती हो, हम तो चीज़ ही क्या हैं।
उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई। एक बार फिर से अब वो सोच रही थी कि वो अपनी होने वाली बेबी आभा को ही देगी। अंगद अभी तक माना तो नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो अंगद को ज़रूर मना लेगी। तकरीबन 1 घंटे बाद अब स्नेहा के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। वो मेहंदी इंस्टेंट थी, तो उसका रंग भी इंस्टेंट ही आ जाने वाला था। स्नेहा को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये वाली मेहंदी लगाई जा रही थी। वो मेहंदी वाली स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आपके पति का नाम लिखना है क्या? स्नेहा झट से बोली, क्यों, लिखना क्यों नहीं है? अगर तुम लोग मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रहे हो तो पति का नाम तो लिखा ही जाएगा ना। वो लड़की झट से बोली, लेकिन जब आपके पति ने हमें यहाँ पर भेजा था तो उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी मुझसे नाराज है, तो उसके हाथों पर मेरा नाम मत लिख देना, कहीं उसे और गुस्सा ना आ जाए। उसकी बातों पर अब स्नेहा मुँह दबाकर हंस रही थी। अंगद अब सच में बहुत शरारती होने लगा था। आजकल तो उसकी बातें ऐसी होती थी कि स्नेहा को समझ नहीं आता था कि वो हंसे या फिर शर्म से पागल ही हो जाए। वो अब तुरंत बोली, आप क्यों मेरे हाथों पर अंगद जी का नाम लिखना है और बहुत खूबसूरती से लिखना है। मेरी नाराज़गी गई भाड़ में, मुझे मेरे पति का नाम मेरी मेहंदी पर चाहिए। ये बोलते हुए वो बेहद दिलकश लग रही थी। शाम का वक्त लगभग से 7 बजे। स्नेहा झूले पर बैठी थी और उसके सामने ही शारदा जी, आभानिया, पिया और अनुपमा जी खड़ी थी। वहाँ पर और भी कई सारी औरतें थीं जो मित्तल फैमिली और व्यास फैमिली की ही रिश्तेदारी में आती थीं। सब लोग इस वक्त स्नेहा की तरफ ही देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तभी स्नेहा का फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहाँ अंगद का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोली, क्या है अंगद जी, घर में होने के बाद भी आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना यहाँ मेरी गोद भराई की रस्म चल रही है, तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? अंगद झट से बोला, क्योंकि मेरा भी इस रस्म में शामिल होने का मन कर रहा है, क्या मैं वहाँ पर आ जाऊँ? स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसका ध्यान अपनी मॉम पर गया जहाँ वो शारदा जी के साथ खड़ी थी। अनुपमा जी शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें गोद भराई की रस्म पूरी कर देनी चाहिए। सबसे पहले एक बच्चे को स्नेहा की गोद में बिठाना होगा। ये बोलते हुए उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया। वैसे तो वहाँ पर कई सारे बच्चे थे, लेकिन स्नेहा की गोद में बिठाने के लिए सबसे छोटा बच्चा चाहिए था और सामने ही एक औरत थी जिसने अभी शायद 6 महीने पहले ही एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो उसका बेबी उठाकर अब स्नेहा की गोद में डाल दिया गया। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उस बेबी को देखा जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तभी एक औरत तुरंत बोली, आप लोगों ने रस्म शुरू भी कर दी, पहले आभा को तो यहाँ से भेज दीजिए। उस औरत कात्यायनी की बात सुनकर सबकी नज़रें उन पर ही आ गई थी। कात्यायनी जी जल्दी से बोली, कुछ वक्त पहले आभा का मिसकैरेज हुआ है ना, तो ऐसे में वो इस रस्म में शामिल हो सकती है। इस रस्म में सिर्फ वही लड़कियां शामिल होती हैं जो या तो कभी माँ बनी ही ना हो या फिर सुख शांति से उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हो। जिनका बच्चा उनकी कोख में खराब हो जाए उन्हें थोड़ी ना इस रस्म में शामिल किया जाता है। ये तो अब शगुन की बात होती है और आभा के तो कितने सालों से बच्चा हुआ ही नहीं है, और अब जब होने की बारी आई तो भी बीच में ही खराब। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही स्नेहा बोल पड़ी, बस आंटी जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हम लोगों ने। आप ऐसे कैसे आभा भाभी के बारे में बात कर सकती हैं? ये बोलते हुए उसकी नज़रें आभा पर थी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो स्नेहा को रोकते हुए बोली, रहने दो स्नेहा, वो गलत नहीं कह रही हैं। सगुन और अपसगुन यूं ही तो नहीं होता, इसके पीछे कुछ बात होंगी। तभी हमारे बड़ों ने हमेशा से ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया है। और वैसे भी मेरा यहाँ होना ना होना कुछ खास मैटर ही नहीं करता, तो फिर? स्नेहा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, क्यों मैटर नहीं करता भाभी? आप मुझे ये बताइए, क्यों मैटर नहीं करता? आप भाभी हैं मेरी, मेरे होने वाले बच्चे की बड़ी माँ हैं। आप और तो और छोड़िए, आप मेरे लिए भी मेरी माँ से कम नहीं है। जितना प्यार मुझे मेरी मॉम करती हैं उतना ही प्यार मुझे आप और सासू माँ करते हो। तो मैं कैसे ही आपके बिना ये रस्म कर लूँ? बनाई होगी हमारे बड़ों ने सगुन अपसगुन से जुड़ी चीज़, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, और अगर आप यहाँ से गई तो मुझे ये रस्म करनी ही नहीं है। अगर भगवान ने मुझे एक तंदुरुस्त बच्चा देना होगा तो वो बिना इस रस्म के भी दे देंगे। जिन औरतों की गोद भराई की रस्म नहीं होती है वो कौन सा बच्चे पैदा नहीं करती।
उसकी बातें सुनते हुए सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को स्नेहा की बात सही लग रही थी तो 2-4 उम्रदराज औरतें थीं जिन्हें स्नेहा की बात पसंद नहीं आ रही थी। और सबसे ज़्यादा तो उसकी बात पर मुंह बनाने वाली थी उसकी खुद की दादी निरंजना जी। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अपनी जुबान कम चलाया करो तुम, पैर तो चलते नहीं है तुम्हारे ढंग से, बस एक जुबान ही है जो सारा दिन चलाती रहती हो तुम। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे इस बकवासबाजी को बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। उसकी दादी की बात सुनकर शारदा जी झट से बोली, माफ़ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आप हमारे घर की बहू से ऐसे बात नहीं कर सकती। स्नेहा आपकी पोती है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो आप लोगों की बेटी से बढ़कर हमारी बहू है और हमारी बहू से कोई इस तरीके से बात करी ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि हम आपकी इज्जत करें तो आपको भी बदले में स्नेहा की इज्जत और मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। उनकी बात पर निरंजना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन अनुपमा जी के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो तो निरंजना जी को जवाब नहीं दे पाती थी, लेकिन शारदा जी ने जिस तरह से निरंजना जी को जवाब दिया उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। स्नेहा अपनी गोद में बच्चा लिए ही आभा के पास आई और एक हाथ से उसका हाथ थाम कर बोली, कल को जब मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल नहीं पाऊंगी तो क्या आप मेरी मदद नहीं करोगी? कल को जब मैं अंगद जी के साथ थोड़ा सा बिजी रहूंगी और आपको कहूंगी कि प्लीज़ आभा भाभी बच्चों का ख्याल रख लीजिए, तो क्या आप बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगी? उसकी बात पर आभा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जल्दी से बोली, कैसी बात कर रही हो तुम स्नेहा? भला ऐसा क्यों नहीं करूँगी, मैं उनका ख्याल रखूँगी और बहुत अच्छे से रखूँगी। स्नेहा ने अब एक बार फिर से पूछा, और अगर उस वक्त बेबी को बुखार हुआ तो? उसकी बात पर आभा भी तुरंत बोली, तो क्या हुआ, ऐसे में तो बच्चों को और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। स्नेहा भी जल्दी से बोली, लेकिन अगर उसकी वजह से आपको बुखार हो गया तो, और आप बच्चों का ख्याल रखते रखते थक गई तो? आभा अब थोड़ा गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम स्नेहा? भला उसकी वजह से मुझे बुखार क्यों हो जाएगा, और अगर हो भी जाएगा तो इट्स ओके ना। और थकावट कैसी, बच्चों का ख्याल रखते हुए भी कोई थकता है क्या? ये तो हर माँ की जिम्मेदारी होती है, और मैं तो उनकी बड़ी माँ होंगी, मतलब मुझ पर तो जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होंगी। थोड़ा सा थक जाने पर मैं अपनी जिम्मेदारी थोड़ी ना छोड़ दूंगी, उसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और तुम बुखार की बातें करती हो? स्नेहा उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी थी। वो जल्दी से बोली, जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए अपनी जान देने तक आ जाए उसके लिए मैं ये सगुन अपसगुन मानूंगी क्या? और जब बच्चे का बुखार माँ को नहीं हो सकता तो आपके इस रस्म में रहने से मुझ पर कोई तकलीफ कैसे आ सकती है? ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। हर एक शरीर का अपना एक हिसाब होता है, उसकी बीमारियाँ, उसकी कंडीशन, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आपका यहाँ पर होना मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? और वैसे भी जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैं आपके साथ हूँ। हाँ, थोड़े वक्त के लिए अंगद जी के साथ चली गई थी, लेकिन फिर भी आपके साथ ही थी ना। तो जब अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो आगे भी क्या ही होगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप बेबी की डिलीवरी के टाइम पर मेरे पास हो। अंगद जी हो या ना हो, लेकिन आपको तो वहाँ पर ज़रूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाभी, और आप अभी से मुझे छोड़कर जा रही हो। उसकी बातों पर आभा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, और ऑलमोस्ट अब वहाँ पर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, बस कुछ पत्थर दिल औरतों को छोड़कर। शारदा जी उन दोनों के पास आई और उनकी नज़र उतारते हुए बोली, एक वक्त था जब भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया, और अब देखो 4-4 बच्चे हैं मेरे, और 2 शैतान की नानियां हैं। ये बोलते हुए उन्होंने निया पिया की तरफ देखा तो उन्होंने तुरंत मुंह बनाया, लेकिन अब वो भी हंस रही थी। वो दोनों भी वहां पर आई और आभा और स्नेहा की तरफ देखते हुए निया बड़े प्यार से बोली, मेरी दो दो प्यारी प्यारी भाभियों, अब जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ करो और ये रस्म शुरू करो। मुझे आज आयुष जी के साथ डिनर डेट पर भी जाना है। आपके चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। आप दोनों तो ये बच्चों के चक्करों में पड़ी हो, पर मेरी तो अभी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई है, थोड़ा मेरा भी तो ख्याल करो। उसकी इस बात पर आभा और स्नेहा अब दोनों ही मुस्कुरा रही थी, और अब स्नेहा को वापस झूले में बिठाया गया। उसके हाथों में वो बेबी अभी भी था। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसकी मॉम को वो बेबी वापस दे दिया, क्योंकि अब रस्म में बाकी सी चीज़ करनी थी। वहीं दूर खड़े अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक पल के लिए तो उसका मन किया कि जब ये बातें शुरू हुई
तभी वो वहाँ पर चला जाए, लेकिन फिर उसने सब कुछ अपनी स्नेहा पर छोड़ दिया था। और जिस तरह से उसकी स्नेहा ने सबको जवाब दिया, उसे अब अपनी स्नेहा पर और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उसने फ़ोन को ही अब हल्का सा चूम लिया तो स्नेहा जो झूले पर बैठी थी उसे अजीब सी आवाज़ आई। उसने तुरंत अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर दूसरे ही पल उसने फ़ोन अपने कान से लगाया और हैरानी से बोली, आप अभी तक लाइन पर हैं क्या अंगद जी? अंगद हंसा और बोला, लाइन पर तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम पर फिदा हूँ। आई लव यू मेरी जान। स्नेहा पहले ही हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अब उसके मुंह से आई लव यू सुनकर तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया था। स्नेहा की गोद भराई की रस्म चल रही थी और सब औरतों का नाच गाना चल रहा था। सबने स्नेहा को शगुन दे दिया था। अनुपमा जी ने भी स्नेहा को बहुत कुछ दिया था और शारदा जी ने भी। स्नेहा तो इतना सब कुछ संभाल भी नहीं पा रही थी। उसने वो सब कुछ अब आभा को दे दिया था और आभा ही सब चीज़ों को अंदर रखवा रही थी। उनमें काफ़ी कीमती सामान भी था और वहाँ बाहर से लोग आए हुए थे, जैसे कैटरिंग वाले, डेकोरेशन वाले, तो किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं रखा जा सकता था। स्नेहा अभी भी झूले पर बैठी थी और बीच बीच में औरतें जाकर उसके झूले को झुला भी रही थी और साथ ही साथ उसे आशीर्वाद दे रही थी। स्नेहा का भी मन कर रहा था कि वो सबके साथ जाए और उनके साथ डांस करे, लेकिन वो डांस कहाँ कर सकती थी। अब तो उसका बेबी बम्प इतना ज़्यादा हैवी था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इतना ही काफ़ी था। उसने एक वीडियो बनाई और फिर अंगद को सेंड कर दी। अंगद के पास जैसे ही वो वीडियो पहुंची, वो उस वीडियो को देखने लगा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो तुरंत रिप्लाई करने लगा। उसने मैसेज लिखा, काश हम दोनों भी ऐसे ही डांस कर पाते, लेकिन मैं वहाँ पर आ नहीं सकता और तुम वहाँ होकर भी डांस नहीं कर सकती। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा एक बार फिर से खिल गया था। उसने अब मैसेज लिखा, क्या हुआ अगर हम सबके साथ डांस नहीं कर सकते तो अकेले में तो कर सकते हैं ना अंगद जी। हम रूम में चलकर एक दूसरे के साथ डांस करेंगे और अपनी इन खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। उसका मैसेज पढ़कर अंगद भी मुस्कुराया और उसने जैसा तुम कहो मेरी जान लिखा और स्नेहा को रिप्लाई कर दिया। अंगद का मैसेज पढ़कर स्नेहा हंसी और बोली, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा इस पल के लिए, इसलिए मैं अभी अंदर जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। अंगद जो अब मेहमानों के साथ बातें करने में लगा हुआ था, उसने अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लिया था। तभी वहाँ पर वेटर वगैरह आए और उन लोगों को स्नैक्स वगैरह सर्व करने लगे, तो वो उन सब में बिजी हो गया। अब उसका ध्यान अपने फ़ोन पर नहीं था, लेकिन स्नेहा अब झूले से उठी और अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आभा उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रही हो तुम? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही अंदर जा रही हूँ भाभी, 5-10 मिनट में आ जाऊंगी। उसकी बात पर आभा भी हंसने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से स्नेहा ने अपनी बात आभा से कही थी, आभा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वो अंदर क्यों जा रही है और किसके पास जा रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ गई। आभा उसके साथ जाती, लेकिन वो अंगद के पास जा रही है ये सोचकर वो उसके साथ साथ नहीं गई। वो अब बाकी सब चीज़ें देखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपने मेहमानों के साथ बिजी था और उसे दूर दूर तक इस बात की खबर नहीं थी कि स्नेहा उसके लिए अंदर गई है। वहीं स्नेहा अंदर आई तो एक सर्वेंट उसके पीछे पीछे ही अंदर की तरफ आई। स्नेहा अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। तभी वो सर्वेंट उसे रोकते हुए बोली, आप कहाँ जा रही हैं दीदी? वो आवाज़ सुनकर स्नेहा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। स्नेहा ने तुरंत पूछा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो औरत हंसी और बोली, मैं केटरिंग के काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो अंदर से कुछ सामान चाहिए था तो यहाँ अंदर आ गई। आप अकेले यहाँ पर आई तो आपसे सवाल कर लिया। अगर कोई ज़रूरत है तो आप बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। स्नेहा को उस औरत की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। उसको अलग ही बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। इस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट क्यों ओढ़ रखा है और इसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा को बेचैनी क्यों हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के पार्ट में मिल जाएंगे। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।